हेलो एंड वेलकम टू फ्लैशबैक। आपने कई मशहूर प्लेबैक सिंगर्स के इंटरव्यूज़ मेरे इस प्रोग्राम में सुने हैं। ये वो इंटरव्यूज़ थे जो मैंने बीबीसी के लिए रिकॉर्ड किए थे 2008-2009 में। तो उसी सीरीज़ में आज पेश करता हूँ आपके सामने एक बहुत ही सुरीले और मधुर आवाज़ के मालिक गायक का इंटरव्यू। आपको ध्यान है फिल्म कहो ना प्यार है, उसी के साथ लॉन्च हुए थे ऋतिक रोशन और इतना एक बड़ा स्टार बॉलीवुड को मिला था। उसी में एक गायक भी लॉन्च हुए थे। इतनी बढ़िया आवाज़, इतनी डिफरेंट आवाज़। जी हाँ, आज पेश कर रहा हूँ मैं आपके सामने लकी अली के साथ लिया गया मेरा ये पुराना इंटरव्यू। दोस्तों नमस्कार, वेलकम। मैं हूँ संजीव श्रीवास्तव और इस हफ्ते हमारे मेहमान है एक बहुत ही कामयाब, बहुत ही टैलेंटेड और बहुत ही मशहूर फैमिली से आने वाली शख्सियत। जी हाँ, इस हफ्ते हमारे साथ हैं द वेरी वेल नोन एक्टर, कॉमेडियन, अपने टाइम में सुपरस्टार अपनी कैटेगरी में रहने वाले महमूद के बेटे, in his own right, very talented singer, composer, actor, लकी अली is our guest this week. ये बताएं लकी अली साहब कि आपके फैमिली में एक से एक लेजेंड्स रहे हैं। आपके फादर खुद इतने ज़बरदस्त कलाकार थे, आर्टिस्ट थे, ग्रेट कॉमेडियन ऑफ हिज टाइम। आपकी आंटी मीना कुमारी ट्रेजेडी क्वीन, ज़बरदस्त एक्ट्रेस। तो इनसे कैसे इन्फ्लुएंस हुए थे आप बचपन में? मतलब बहुत फिल्मों का शौक था, कैसे फॉलो करते थे? नहीं, असली में ऐसा था कि माय पेरेंट्स, मेरे जो डैड थे, उन्होंने कभी हमें उस तरफ इनकरेज नहीं किया था फिल्मों की तरफ, वो माहौल के अंदर, या बिकॉज वी वर सो एनीवेज, क्योंकि मीना खाला थी। मेरी मम्मी ऑल्सो वॉज एन एक्ट्रेस जिनका नाम था माधुरी, एंड माई फादर मैरिड हर। तो वी वर ऑलवेज केप्ट अवे फ्रॉम सिनेमा एंड थिंग्स। कभी कभी फैमिली प्रोडक्शंस जो होते थे, जैसे कि जब रिकॉर्डिंग्स होते थे, तो एज अ पिकनिक के लिए हम चले जाते थे, बट नेवर इन द बिजनेस ऑफ इट और इन द माहौल ऑफ इट। क्या बात है। लेकिन कहीं ना कहीं मन में एक शौक तो रहता ही होगा कि देखें। ऑफ कोर्स, मेरा तो शौक था। आई मीन, आई लव टू सिंग। मैंने एक बार किशोर दा रिकॉर्ड कर रहे थे फॉर पड़ोसन, आई बिलीव, एंड आर.डी. बर्मन वाज आल्सो देयर। तो उनकी रिकॉर्डिंग चल रही थी। तो जो म्यूजिशियंस, उस वक्त म्यूजिशियंस सारे एक ही हॉल के अंदर होते थे। देयर विल बी अबाउट 150-200 म्यूजिशियंस इन वन प्लेस। तो गाने का रिकॉर्डिंग चल रहा था। तो मैं एक माइक पर जाता था जहाँ म्यूजिशियंस बैठे होते थे, तो वहाँ से मैं मतलब अपनी आवाज़, सो दे वुड गेट दिस डिस्टर्बेंस ऑन द रिकॉर्डिंग। तो आई हैड शौक, ऐसा मुझे बहुत शौक था कि आई शुड गेट, आई टू एंजॉय सिंगिंग एंड शौक तो पहले से ही था, क्योंकि फैमिली वाज डायरेक्टेड दैट वे। और क्योंकि आप पड़ोसन की बात कर रहे हैं, कौन सा गाना था वो? क्योंकि उसमें तो एक से एक खूबसूरत गाने थे। मेरे सामने वाली खिड़की में। अरे क्या बात। हाँ, वेरी नाइस। आपको अच्छा लगता था ये गाना? ऑफ कोर्स, आई लाइक दिस वन। आई लाइक चतुरनार। इन दोनों में से किसी की एक लाइन गुनगुना सकते हैं क्या प्लीज हमारे सुनने वालों के लिए? जरूर। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद सा टुकड़ा रहता है। थैंक यू फॉर बीइंग सच अ स्पोर्ट। महमूद साहब की कौन सी फिल्म थी और उनका कौन सा रोल था जो आपको बहुत पसंद था? आई हैव एंजॉयड माय फादर इन मोस्ट ऑफ द रोल्स दैट ही हैज प्लेड। प्यार किए जा, दिल तेरा दीवाना, फिर पड़ोसन, फिर कुंवारा बाप, और कितने सारे, बहुत सारे फिल्म्स हैं where I liked his work, where I felt Love in Tokyo, जिद्दी, हम जोली, बहुत सारे फिल्म। सच में मेरे भी दिमाग में कोई फ्लैशबैक सा चल रहा है। काफी देखी हुई है मेरी इसमें से। हमजोली का तो मुझे सबसे क्लासिक, शायद वो हमजोली का ही था ना, कि उस शॉट में आपके फादर नहीं थे, जो एक अब कई पिक्चरों में रिपीट करते हैं ना, बैडमिंटन खेलने का सीन पैरोडी की स्टाइल में, वो शायद हमजोली में था। आई डोंट रिमेम्बर रियली। नो, इट वाज नॉट इन हमजोली। इन हमजोली ही डिड द कपूर फैमिली टेक ऑफ। पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर एंड रणधीर कपूर, 3 generations. Yes. Something like that. So yeah. But he was very, that's what I liked about my father's work, was that he took the situations as he saw them and he made them into characters and opportunities within the characters to express himself.
ये बताइए कि काफी क्या वो मतलब हिंदी शब्द नहीं आ रहा दिमाग में, लेकिन काफी स्पॉन्टेनियस थे, एकदम नेचुरल एक्टर थे कि सोच समझ के जाते थे सेट पे कुछ प्रिपेयर करके? नहीं, जो उनके दिल में था उनके जुबान पर थी. आई थिंक ही स्पोक व्हाट वाज इन हिज हार्ट. सो दैट इज कम्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ बीइंग वेरी ऑनेस्ट. ही वाज अ वेरी ऑनेस्ट एक्टर. क्या खास बात सिखाते थे महमूद साहब आपको? नमाज पढ़ो. ये तो ज़रूर कहा उन्होंने. और उन्होंने एक बात कहा हमेशा कि ये जो हम काम करते हैं इट्स लाइक अ लैडर, मतलब एक सीढ़ी के जैसा है, और उस सीढ़ी पर काफ़ी दूसरे लोग भी जा रहे हैं, उसी तरफ जा रहे हैं जहाँ तुम जाना चाहते हो. सबकी इज्जत करो जब ऊपर जाते वक्त. अगर तुम ऊपर पहुँचने के जब ऊपर पहुँच जाते हो, अगर तुम एक अपनी जगह बना सकते हो तो अपनी जगह बनाओ. मगर अगर जगह नहीं बनता है और जब नीचे उतरोगे तो जो लोगों को तुमने इज्जत दी है ऊपर जाने के वक्त, वो तुम्हें इज्जत देंगे तुम्हारे नीचे आने के वक्त. क्या बात है, वेरी नाइस. तो महमूद साहब काफी सोचते थे, मतलब ऑब्वियसली ऐसा एक परसेप्शन होता है ना, भाई ये तो इतना हंसने के रोल करते हैं तो बस सब मस्ती होती होगी, लेकिन काफी थिंकर टाइप भी थे. ही वॉज प्रैक्टिकल, और उन्होंने मतलब ग्रास रूट लेवल से देखा हुआ है ना. ही वॉज अ सेल्फ मेड मैन. हालांकि उनके वालिद जो थे, ही वॉज अ वेरी फेमस एक्टर, मुमताज़ अली. मगर उन्होंने अपने मतलब बल पर किया है जो भी उन्होंने किया. दैट वॉज इम्पोर्टेंट टू हिम. ही मेड अ नेम फॉर हिमसेल्फ. कि लोग उनको, पहले लोग कहते थे कि ओ ये मुमताज़ अली के बेटे महमूद है. फिर लोग कहने लगे कि ये महमूद के बाप हैं मुमताज़ अली. दीज थिंग्स वर. एंड व्हेन मेरा जब मतलब सक्सेस हुआ जैसे कि सुनो के साथ, तो ऐसा ही हुआ. लोगों को नहीं पता था कि मैं फिल्म एक्टर महमूद का बेटा हूँ. इनफैक्ट न्यूयॉर्क में मतलब मैंने लोगों को बताया कि दिस इज़ माय फादर. उन्होंने मुझे अवार्ड दिया उस वक्त. तो ही फेल्ट वेरी हैप्पी कि वो ही सॉ दैट. एंड आई थिंक व्हेन ही वेंट ऑफ ही फेल्ट कंफर्टेबल इन गोइंग ऑफ. उनको ये डर नहीं था कि मेरे बाद कौन. इट्स लाइक दैट. देखिए आगे तो बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले सुनो तो प्लीज आपको 2 लाइन हमारे लिए गुनगुनानी पड़ेगी. इतने सब सुनने वालों का बहुत ही मनपसंद गाना है जिसका भी आपने जिक्र किया था. सुनो, उसमें एक गाना बहुत फेमस हुआ था जिसका नाम था ओ सनम. शाम सवेरे तेरी यादें आती हैं, आके दिल को मेरे यूं सताती हैं. ओ सनम मोहब्बत की कसम. अच्छा लकी अली, ये बताएं प्लीज आपका बचपन कैसा था? आप एक मतलब नटखट थे, सोबर थे सब बच्चों जैसे थे. कैसे थे? माँ बाप के साथ कैसी इक्वेशन थी? इतने सारे भाई बहन थे, मतलब थोड़ा बताएंगे प्लीज. हाँ, मेरे पिताजी कहते थे कि मैं बहुत मस्ती करता था. तो क्योंकि मैं ज़्यादा मस्ती करता था तो मुझे बोर्डिंग स्कूल भेजा गया. तो मैं सिर्फ 2.5 साल के उम्र का था उस वक्त. तो मसूरी में मुझे भेजा गया. हैम्पटन कोर्ट करके एक स्कूल थी, और वो स्कूल में मतलब मैं सबसे छोटा फॉर 2 years, 2 साल के लिए, मतलब आई वॉज द यंगेस्ट चाइल्ड इन दैट स्कूल. तो हमें 9 सितंबर को मदर मैरी का बर्थडे केक काटने को मिलता था. तो सबसे छोटा बच्चा काटता था वो केक. तो दैट वाज मी फॉर 2 years. तो खैर जब मैं पहली बार वापस आया तो आई हैड फॉरगॉटन माय फैमिली, क्योंकि आई ओनली रिमेंबर्ड माय फादर. मुझे सिर्फ क्योंकि जब घर जाने का टाइम आया तो मेरे रिश्तेदार कोई आए थे और उन्होंने मुझे एक पिक्चर दिखाया जिसमें मेरे पिताजी थे. तो ही वॉज वेरी फनी. आई थिंक इट वॉज, कौन सी पिक्चर थी मुझे याद नहीं है, शायद भूत बंगला या ऐसा कुछ था. 1961-62 की बात है. एंड माई रिलेटिव टोल्ड मी ही वॉज माई ग्रैंडफादर. उन्होंने कहा कि ये तुम्हारे डैडी हैं. तो जब हम बॉम्बे पहुंचे तो पूरी फैमिली खड़ी हुई थी एयरपोर्ट पर. तो मैंने सिर्फ मेरे पिताजी को पहचाना. बोला दिस इज महमूद. सो दैट वाज वन ऑफ द थिंग्स ऑफ बोर्डिंग स्कूल. बट हमारी काफ़ी बड़ी फैमिली है, मतलब, और थी. हम सब साथ में रहते थे, और मैं 3 महीने के लिए आता था और फिर वापस बोर्डिंग स्कूल चला जाता था. फॉर अबाउट 11 years आई डिड दैट. फिर उसके बाद में हम बैंगलोर चले गए. बैंगलोर में फार्म था, और फार्म है अभी भी. उस वक्त हम डेयरी फार्मिंग करते थे. हम
घोड़ों का मतलब फार्म था, जो रेस में घोड़े दौड़ते हैं। 150 घोड़े थे। फिर जब मेरे पिताजी की तबीयत ख़राब हुई तो उन्होंने डिसाइड किया कि ये स्टड फार्म बंद कर देना चाहिए, और फिर ही वेंट ऑफ टू अमेरिका। फिर अमेरिका में उनका इंतकाल हुआ। 11 साल तक आप बोर्डिंग स्कूल से आते थे, 3 महीने रह के वापस जाते थे, तो क्या जाते वक्त कहते थे कि भाई मैं नहीं जाऊंगा, बस मुझे तो यहीं रहना है अपने भाई बहनों के साथ, यहीं बहुत मजे आते हैं, या मन ये करता था कि अब चलो यार बहुत हो गया घर वाला किस्सा, अब चलें बोर्डिंग स्कूल मजे का वहाँ करेंगे? हाँ, मुझे हमेशा लगता था कि मैं मेहमान हूँ कि मैं थोड़े दिन के लिए आया हूँ और फिर थोड़े दिन के बाद चला जाऊँगा। बट इट वाज नाइस, जो भी अखलाक मेरे माँ और बाप ने मुझे सिखाया और जिस तरीके से मुझे इस दुनिया में रहन सहन करना है, मेरे ख्याल से मेरे पिताजी और माँ ने मुझे उस वक्त में सिखाया, जिस वक्त बहुत साल, मतलब जब आप रोज़ एक दूसरे को देखते रहते हो तो शायद यू फॉरगेट द इम्पोर्टेंट थिंग्स, मगर कम वक्त जब होता है तो आप हर चीज़ बोल देना चाहते हो, हर चीज़ सिखा देना चाहते हो, हर चीज़ तो ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ कि ऐसा मौका मुझे मिला। और जब स्कूल जाते थे वापस और वहाँ पे बोर्डिंग में रहते थे, तो बाकी बच्चे और सब कुछ अलग से व्यवहार करते थे, ट्रीटमेंट देते थे आपको, क्योंकि भाई आप तो महमूद के बेटे थे या फिल्मी फैमिली से थे, या कुछ फ़र्क था, या वहाँ पे सभी सेलिब्रिटी किड्स होते थे? नहीं, मैं ही एक अकेला वो स्कूल में सेलिब्रिटी किड था। बट मेरे अच्छे दोस्त थे, बचपने के दोस्त, अभी भी मतलब इन टच में रहते हैं। एक तो है मुकेश मलिक, जो मेरे उस वक्त से मतलब अभी तक टच में है, और मुझे मेरे काफ़ी दोस्त याद हैं, अनिल अदलक, जितेंद्र कपूर, रमनजीत सिंह, चुग, बहुत सारे दोस्त हैं मेरे। आफ्टर स्कूल उनसे रब्ता तो नहीं रहा, बट आई रिमेंबर देम। एंड ऑफ कोर्स एक वो होता है कि जब दूसरे पेरेंट्स आते थे स्कूल के अंदर, तो इट वाज लाइक ये महमूद के बेटे हैं, यूज्ड टू बी पॉइंटेड आउट। ऑफ कोर्स लोगों को पता था, एंड दैट वी वर इन द सेम स्कूल, बट इट वाज ऑल राइट। और 13 साल की उम्र थी आपकी जब आपने खुद को एक गिटार गिफ्ट किया और फिर खुद को सिखाया। मेरी जो सेकंड मदर जो है वो अमेरिका से हैं, उन्होंने मुझे गिटार दिया। वो मेरा शौक था एनीवेज कि मेरी चाहत थी कि मैं आई शुड लर्न गिटार। उसके बाद में मैंने मतलब खुद थोड़ा मतलब यहाँ देखा वहाँ देखा, थोड़ा लेसन्स लिया और फिर खुद डेवलप किया। आई डिडंट एक्सपेक्ट टू बी अ सिंगर, क्योंकि आपने कई सारी चीजें करी, यू ब्रेड हॉर्सेज, ऑयल रिगिंग से भी कुछ दखलंदाजी रखी, ऑर्गेनिक फार्मिंग भी करी, तो बीच बीच में कई चीजें करते रहे, म्यूजिक से पहले, म्यूजिक के दरमियान, म्यूजिक के बाद। म्यूजिक मेरा शौक है, मेरा सब कुछ नहीं है। मतलब मैं इसमें मेरी चाहत है, आई लव म्यूजिक एंड आई लव सिंगिंग, बट इट इज़ नॉट माई एंटायर लाइफ। I have other things in life. For example, farming. For me, music happens as a byproduct of farming or a byproduct of something that you do that you enjoy. एक खुशी की हालत में, एक एंग्जाइटी की हालत में, या एक तब धुन आती है। मैं धुन में नहीं रहता हूँ, धुन आती है और मैं उसको मतलब आई ट्रैवल विद द धुन टिल आई फाइंड अनदर धुन। क्या बात है। ये बताएं कि शुरू में सिंगिंग का शौक आया कैसे, किससे इंस्पायर हुए, प्रोफेशनल ट्रेनिंग वगैरह ली क्या, या हाउ डिड इट ऑल हैपन, ब्रेक कैसे मिला? नहीं, देयर वाज नो ब्रेक। मैंने उस वक्त क्या हुआ था कि मैंने मतलब मुझे शौक था, तो मैंने कुछ गाने बनाए थे, तो मैंने सोचा कि मैं एल्बम बनाऊंगा। तो जब मैंने एल्बम बनाया तो जितने भी रिकॉर्ड कंपनीज थे उन्होंने कहा भैया ये म्यूज़िक नहीं चलेगी क्योंकि इट इज़ नॉट पॉपुलर। तो ऐसे आप चला कर देखो। तो उसके बाद में आई टुक इट टू अमिताभ बच्चन, ABCL उस वक्त में मतलब वो कर रहे थे। तो 6 महीने तक म्यूज़िक उनके पास था, तो उन्होंने रिलीज़ नहीं किया। फिर मैंने बोला भैया मुझे दे दो, मैं कैसे भी करके रिलीज़ कर लूँगा। उसके बाद में एक नई कंपनी आई थी इधर जिसका नाम था BMG। उन्होंने एक इंडियन कंपनी से टाई अप किया था जिसका नाम था क्रिशेंडो। तो उन्होंने मतलब ऑफ़र किया कि हम रिलीज़ करेंगे मगर आप खुद वीडियो बनाओ, आप खुद ये करो और हम रिलीज़ करेंगे और आपको इसके मतलब रॉयल्टीज़ देंगे। तो खैर हमने वैसा ही किया, और उस वक्त में मेरे ख्याल से MTV और चैनल V की शुरुआत हुई थी इन द इंडियन सीन, और उस वक्त में मेरा गाना भी लोगों को पसंद आया। तो वो वक्त था, एक गाना सिंपल था और ऊपर वाले की रहमत थी बस।
वो वीडियो भी बड़ा फेमस था और आपने तरह तरह की लोकेशंस पे शूट करा था और बड़ी खूबसूरत लोकेशंस में, एक तो शायद डेजर्ट लोकेशन उसमें काफ़ी इस्तेमाल था। तो वो सब कैसे विजुलाइज किया था कि चलो ऐसे शूट करेंगे, मैं ऐसे शर्ट और ट्राउजर्स, शर्ट बाहर निकाल के पहनते थे शायद आप उसमें, एंड जो हाल था वैसे ही था, मतलब जो आप देख रहे थे वैसे ही था। मतलब हम कपड़े भी वैसे ही पहनते थे उस वक्त और आज भी वैसे ही पहनते हैं, मतलब शर्ट पैंट ही तो पहनते हैं और क्या। स्टबल भी रखते थे, दाढ़ी वगैरह भी ढंग से नहीं, मतलब नो चिकना चुपड़ा चॉकलेटी फेस, लाइक क्वाइट डिफरेंट उस वक्त के हिसाब से। हाँ, इट वाज वर्किंग मैन्स लुक विच इज़ व्हाट वी आर। मतलब आप ये नहीं ख्याल करते हो कि जब आप स्टूडियो जाते हो कि भैया मैंने शेव किया, या अनलेस यू गोइंग फॉर एक्टिंग। मगर जो टेक्निकल जॉब्स में होते हैं they don't get into all this, and basically I come from a technical background. लकी अली साहब, आगे बढ़े, आप अपने उस एल्बम में से एक दो कोई और गाने गुनगुना सकते हैं प्लीज हमारे सुनने वालों के लिए, देन वी मूव ऑन। सुनो था, उसके बाद में सिफर था, फिर अक्स था। अक्स में ये गाना फेमस हुआ था, तेरे मेरे साथ जो होता है बात समझ में आती नहीं, जब सारा जग ही सोता है फिर नींद हमें क्यों आती नहीं। ए ओ ए इंतजार में देरी हो पर जरूर आए। ए ओ ए इस बहाने अंधेरा चाहे के नूर। इस एल्बम के बाद काफी साल, मेरे ख्याल से 4 या 5 साल के लिए गायब हो गए बिल्कुल, और अब वापस आए हैं। मतलब इतने साल कहाँ रहे? मेरे पिताजी के मतलब इंतकाल के बाद मैंने मतलब काफ़ी आई डेंट नो व्हाट आई वांटेड टू डू, बिकॉज मैंने एम्बिशन में यही था कि मैं कुछ करके दिखाऊं, मतलब फॉर माय फादर। इट वाज नॉट टू मेक माई सेल्फ फेमस, इट वाज रियली कि मैं अपने बाप को दिखाऊं कि मैं आई एम नॉट बिगड़ा हुआ। तो खैर ये एक्सरसाइज उन्हीं के वजह से हुई। अभी उसके अंदर काफ़ी मुझे मतलब फेम मिल गया और काफ़ी मुझे मतलब रिस्पेक्ट मिली। और उनके इंतकाल के बाद मुझे ऐसा नहीं लगा कि मुझे और करना चाहिए। मैंने सोचा था अभी क्या, आई डिडंट वांट टू, आई टेस्टेड व्हाटएवर दिस थिंग, बट देन आई सॉ दैट गाने तो आ ही रहे हैं, म्यूज़िक इज़ हैपनिंग, एंड मैं रिकॉर्ड करता गया, बट आई डिडंट रिलीज़ इट। एक बीच में एक रिकॉर्ड कंपनी भी थी विच ट्राइड टू रिलीज़ वन एल्बम, मगर मेरा दिल नहीं हुआ उनके साथ। ऐसा लगा कि इट वाज जस्ट वन बाज़ार हो गया था, एंड आई जस्ट डिडंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट। तो मैंने अपने हिसाब से अपना काम किया, थोड़ा डेवलप किया, थोड़े गाने रिकॉर्ड किए, रिजेक्ट किए, फिर आहिस्ते आहिस्ते आई स्टार्टेड कंपाइलिंग देम इनटू एन एल्बम, एंड आई हैव जस्ट रिलीज्ड 19 सितंबर को मैंने मतलब एक सिंगल रिलीज़ किया ऑनलाइन, नॉट थ्रू अ म्यूज़िक कंपनी, नॉट थ्रू अ रिकॉर्ड कंपनी, बट ऑनलाइन कंप्यूटर पर। मतलब आप मोबाइल पर डाउनलोड कर सकते हैं या अपने कंप्यूटर पर सुन सकते हैं, मगर इसके सीडीज़ नहीं मिलेंगे आपको दुकान में। ऐसा क्यों किया आपने? मैंने सबसे पहले तो मैंने ये सोचा कि जब आप ये सीडी वाला काम करते हो तो उसमें ये रिकॉर्ड कंपनी शामिल हो जाते हैं, जिसमें वो अपनी सीडीज़ बेच रहे हैं। जब वो सीडीज़ बेचते हैं तो हिसाब वैसा कभी आता नहीं है आर्टिस्ट को। एक आर्टिस्ट वेट करेगा कि यार मेरी एल्बम तो अच्छा कर रही है, तो मेरे को पैसे क्यों नहीं दे रहे हैं जो मैंने मतलब मेहनत लगाई है वगैरह। तो आप ये देखते हैं कि आपको एक सिस्टम से लड़ना पड़ता है, कि भैया मुझे हिसाब दीजिए। और वो एक म्यूज़िशियन का और एक आर्टिस्ट का वो स्वभाव नहीं है कि वो जाकर हिसाब मांगे। बड़ा गंदा लगता है। मैं नाम तो नहीं लूँगा, मगर मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि इंडस्ट्री में ऐसा ही होता है। तो मैंने सोचा कि मेरे को म्यूज़िक रिलीज़ करना ही नहीं है। फिर ये सॉफ्टवेयर रेवोल्यूशन आ गया, पूरी मार्केट आपकी मतलब डाउन हो गई, और इसमें एक नया ख्याल आया कि आजकल लोग दुकान पर जाकर अपनी सीडी नहीं लेना चाहते, वो घर पे बैठे बैठे अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर लेंगे या कंप्यूटर पर बैठे बैठे अपनी म्यूज़िक ले लेंगे। उनका मोबाइल फ़ोन ही उनका मतलब MP3 हो जाता है और प्लेयर हो जाता है। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ CDs देन?
वैरायटी आइटम के जैसा हो जाता है, वो नॉवेल्टी आइटम। तो दैट इज़ व्हाट अ सीडीज़ बिकम। एंड इतना पोल्यूशन है सीडीज़ में, इतना प्लास्टिक यूज़ होता है, तो मुझे वो सब पसंद नहीं है। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि मेरी जो कार्बन फुटप्रिंट है, मेरे वजह से जितना मतलब पोल्यूशन होता है इस दुनिया के अंदर, उसको कम करूँ। एंड वन थिंग इज़ देयर कि सीडी से तो डेफिनेटली कम होगा। इस नए एल्बम का आपका फेवरेट गाना कौन सा है? अभी तक तो मैंने एक ही रिलीज़ किया है जिसका नाम है दिल गाए जा। मैंने अपने ऑडियंस को यही समझाया है कि इस गाने के ज़रिए कि मैं अपना काम अपनी फुर्सत में कर रहा हूँ। मेरे एल्बम का नाम है एक सोई, जिसका मतलब है अपनी फुर्सत में। बहुत खूबसूरत। आप हमारे लिए थोड़ा गुनगुनाएंगे प्लीज़? दिल गाए जा फिर से चला है कारवां, ढूंढूं मैं तेरा निशान। ओ गाए जा। और इसका अगला कब रिलीज करेंगे? हर 15-20 दिन के बाद एक रिलीज़ होगा, फिर वीडियोस भी रिलीज़ होंगे। और मेरे ख्याल से ये जो मेरी मार्केटिंग ऑफ दिस विल बी वेरी डिफरेंट इन द सेंस, जो सीडीज़ भी जो लोगों को जाएंगे, will be people who order for CDs. They will not, you cannot get this you should not get this in a music store, क्योंकि लोगों के पास वक्त ही नहीं है, और कौन जाता है बाहर आजकल ये सब चीज़ें लेने। और आप म्यूजिक भी तो खुद ही कंपोज करते हैं ना? मैं कंपोज करता हूँ, मेरे साथ जो भी मेरी यूनिट है पहले से, एल्बम सुनो से, वो साथ में हम सब साथ में ही काम करते हैं। और फिर बीच में आपने एक्टिंग भी करी कुछ फिल्मों में। एक देयर वाज वन वेरी फेमस जो मैंने देखी हुई भी थी, वो जिस लड़की को आप पे क्रश हो जाता है, कौन सी फिल्म थी? सुर, हाँ, वेरी नाइस मूवी। Yeah, it was a good movie, मगर I find that such movies are few and far between. There are not too many movies like that happen, or directors. आजकल का ज़माना है कि 3 दिन में हम कितना कमा सकते हैं, उसके लिए पिक्चर बनती है। जब वो चेंज होगा, मेरे ख्याल से अच्छे फिल्म भी बनेंगे। तो एक्टिंग की कैसे सोची थी आपने? भाई मेरे खून में है, तो मैं क्या करूं। और प्लेबैक सिंगिंग भी करी है आपने? थोड़ा मैंने ऐसा जो लोगों ने मुझे अपनी चाहत से बुलाया है, मैंने उनके पास काम किया, मगर फॉर मी दिस इज़ नॉट समथिंग दैट आई कैन डू रेगुलरली। मेरे में इतनी हिम्मत भी नहीं है। एक गाने के लिए प्लेबैक सिंगर की बतौर आपको फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला हुआ है। हाँ, मैंने लिया नहीं वो। आई डोंट बिलीव इन अवार्ड्स, एंड आई बिलीव इन रिस्पेक्ट दैट यू गेट फ्रॉम पब्लिक गिव्स यू लव। अवार्ड्स आर बिजनेस हाउसेज डूइंग, एक शो हो जाता है और वो हो जाता है। So I've seen this from years. My father's won 4 Filmfare Awards, and then the institution becomes something else. It is not the Indian film industry, it is Bollywood. I don't like to be part of Bollywood because I was born into a family that took cinema as serious work. It was a place where you respected talent, and you got good talent coming into you and working with whatever was available. But आज के ज़माने में it is, जितनी जल्दी आप पिक्चर में आपको एक वो बनाना है, क्या प्रपोजल बनाना है, वो प्रपोजल के हिसाब से 3 दिन में ये मल्टीप्लेक्सेस में डालें, तो उस हिसाब से बनता है। आई एम नॉट इन दैट मार्केट, एंड आई डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ दैट मार्केट, बिकॉज दैट इज़ नॉट अ ट्रू मार्केट। द ट्रू मार्केट इज़ वेयर यू आर डूइंग वर्क दैट पीपल expect of you or want of you, and then make you work for it. I believe that is true work. ये बताइए, इतने गाने आपने गाए, आपका, और ये बहुत ही क्लीशेड सवाल है, लेकिन फिर भी अगर कोई है क्या, कोई फेवरेट गाना? नहीं, मेरे सारे ही फेवरेट हैं। मैं जब मैं रिलीज़ करता हूँ तो उन्हें पसंद करके ही रिलीज़ करता हूँ। आई डोंट रिलीज़ इट इफ़ आई डोंट लाइक इट। और आपका फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर कौन है, प्लेबैक सिंगर कौन है जिसको आप बहुत एंजॉय करते हो? आई लाइक R.D. बर्मन, मदन मोहन। इन इंडिया, अभी तो हम भारत की बात कर रहे हैं, इंटरनेशनली तो दूसरे हैं, बट हमारे भारत में आई हैव लाइक्ड S.D. बर्मन, R.D. बर्मन, मदन मोहन जी, शंकर जयकिशन जी, देन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, ऑल दीज पीपल जिन्होंने हमारे इंडस्ट्री को रवि साहब जो है ना, तो एवरीबॉडी, आई हैव एंजॉयड देयर वर्क। और आजकल के म्यूज़िक डायरेक्टर्स जो हैं, जो मैं हुआ आई नो विशाल शेखर, देन देयर इज़ A.R. रहमान, देयर इज़ दिस इज़ द न्यू ब्लड दैट आई have enjoyed.
और प्लेबैक सिंगर्स? Playback singers में there is one person I like very much as I think a futuristic singer, I believe, who's got a good is a new singer called Mauli Dave. I believe that she's got a great talent. That's amongst the new singers. Amongst the male, I've always liked Adnan. I like Sonu. I like Kunal. I like KK. I like everybody basically. I mean every Shan. और किसी सिंगर को जिसको आप आइडलाइज करते थे? नहीं भैया, मेरे कभी भी नहीं, मैंने किसी को ना आइडलाइज किया है ना करूँगा। और वैसे तो आप प्लेबैक सिंगिंग इतनी करते नहीं, लेकिन आपको लगता है कि किसी पर्टिकुलर एक्टर के साथ आपकी वॉइस आवाज़ बहुत अच्छी तरह कॉम्प्लीमेंट करती है? या असली में मुझे अजीब लगता है, मतलब जब मैं देखता हूँ कि चिंटू का बेटा क्या नाम है उसका, रणबीर, फिर ऋतिक रोशन, यू नो, व्हेन दीज पीपल सिंग विथ माई वॉइस आई फील वेरी स्ट्रेंज। मतलब इट डज़ नॉट कन्विंस मी कि क्योंकि उनकी आवाज़ कुछ दूसरी रहती है, ऑल ऑफ अ सडन एक दूसरी आवाज़ आकर आपके लिए गाना शुरू कर दी। बट अगर उनके लिए अच्छा हुआ है तो आई फील हैप्पी, यू नो, क्योंकि दैट वाज देयर फिल्म्स डिमांड और उन्होंने मुझे एक इज़्ज़त दी और एक मोहब्बत दी, तो उस हिसाब से you know it works. But as a voice for any particular actor, no, I don't think I suit anybody. एक बात बताइए कि इतने चाहने वाले हैं लकी अली के आवाज़ के, म्यूज़िक के, कौन से कॉम्प्लीमेंट्स हैं एक दो जो आपको मिले, जो आपको याद रहते हैं? आपने सुर में बेसुर गाया था। ये किसने कहा? ये और सही में हुआ है, एक जगह पर मैं बेसुर गया हूँ, वो मैं पकड़ सकता हूँ। बट जिसने सुना है और उसने मुझे बताया कि आपने ये जगह पर आप बेसुर हुए, सही बोला उसने। चलिए, ये तो ऐसी बात है जो आपका बड़प्पन है, आप शेयर कर रहे हैं, लेकिन सच में जो मर मिटने वाली स्टाइल के कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं उनमें से कोई याद है? नहीं, मतलब मुझे आई लाइक टू रिमेंबर द थिंग्स दैट यू कैन चेंज योर मिस्टेक्स फ्रॉम, यू नो, नॉट थिंग्स दैट मेक यू सिट डाउन एंड से वाह मैंने ये काम किया। नहीं, वो गलत है। अच्छा, और क्या इंटरेस्ट हैं लकी अली के? जैसे आपने कुछ तो हमसे शेयर किए, फार्मिंग है, हॉर्सेस का, एग्रीकल्चर है और एनिमल्स हैं, और मैं चाहता हूँ कि यू नो देयर शुड बी समथिंग हैपनिंग एज अ, आजकल के बच्चे यू नो दे आर वेरी क्या बोलते हैं, उनकी सोच ख्याल जो हैं काफ़ी करंट हैं और काफ़ी मतलब वेरी इंटेलिजेंट, यू नो। उनके ऊपर मेरे ख्याल से एजुकेशन पर गौर करना चाहिए, मतलब स्पेशली ऑफ गर्ल्स, जो, क्योंकि अगर आपने लड़कियों को पढ़ाया तो आपने पूरे घर को पढ़ाया, और अगर आपने एक मेल को पढ़ाया तो सिर्फ एक मेल को पढ़ाया। आप समझ रहे हैं, एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई हैव ओपनड अप अ स्कूल इन बैंगलोर. Yeah, we have 450 students. I don't own the school or run the school. It is being done by professional people. I started the school, but with the intention that, you know, we should push out as much education possible, because most of the problems that we face today in our country is due to lack of education or lack of understanding. And, you know, I believe that we need education. It's very important. स्कूल बेंगलोर में है, आप अभी मुंबई में हैं, आप अपना मतलब वक्त किस तरह से डिवाइड करते हैं, किन किन शहरों के बीच में, किन किन चीज़ों के बीच में? मैं बेंगलोर जाता हूँ, न्यूजीलैंड जाता हूँ। न्यूजीलैंड में मेरी फैमिली है, मेरे बच्चे हैं, पढ़ते हैं वहाँ, वो आएंगे वापस। एक 13 साल का लड़का, एक 11 साल की बच्ची है, और वो स्कूल करते हैं वहाँ, और उनकी माँ साहब वहीं की हैं, तो इट इज़ बेटर फॉर देम दैट उनकी एजुकेशन पूरी वहाँ हो जाए। तो फिर यहाँ पर मैं बेंगलोर, बॉम्बे और ये 3 जगह होते हैं, और कभी ऐसे कॉन्सर्ट के लिए कभी चले। पिछले 1 महीने पहले हम चाइना गए थे, वहाँ कॉन्सर्ट किया, फिर मॉरिशस गए थे, वहाँ कुछ किया। तो ऐसा आना जाना होता है, यू नो, ट्रैवलिंग। अच्छा लकी अली, आखिरी सवाल मेरा कि हाउ वुड यू डिस्क्राइब योरसेल्फ? अगर सपोज
अपने बारे में 3 सेंटेंस बोलने हो जो जने आपको बिल्कुल नहीं जानते हो, समझते नहीं है और आपको आपका मन है उन्हें समझाने का कि लकी अली क्या है, तो कैसे बताएंगे? दिल ढूंढता है बस और क्या, मैं सिर्फ ढूंढता हूँ. आई डोंट थिंक आई फाउंड माई सेल्फ. मैं अभी तक ज़िंदा हूँ तो मैं खुद मतलब ढूंढ रहा हूँ अभी तक. जब तक के ज़िंदगी है तब तक के यू हैव टू कीप ऑन सर्चिंग एंड सीकिंग कि क्या है. और बस वही है. थोड़ा डीप है क्या आप? सोचने वाले मतलब एकदम थोड़ा सा फिलोसफिकल, थोड़ा सा दार्शनिक, थोड़ा सा सोच मतलब नो मतलब आई एम मस्ती तो हर कोई करता है, मतलब मैं क्यों नहीं करूँ. इट्स लाइक बच्चों के साथ मतलब आप रहते हो, सो यू लिव अ चाइल्ड्स लाइफ, जो भी है. बट येस, आई डोंट थिंक टेक थिंग्स वेरी I mean, I'm not a serious kind of a person, but at the same time, I take things seriously. I try to understand things seriously. कि is there a meaning in this or is it just एक हवा का झोंका, और क्या है ये, मतलब क्यों है. तो ये सवाल तो हर सोचने वाला इंसान करता है ना, ये क्यों है, क्या है, कब, all these questions. तो उसमें सवाल का आपको फिर आंसर मिलता है या आप आंसर ढूंढते रहते हो. यही ज़िंदगी है कि आप आंसर ढूंढते हो हर चीज़ के लिए, और वो अच्छी बात है. उसमें खुशियाँ भी हैं, उसमें मतलब आंसू भी हैं, उसमें मतलब आप एक मैच्योरिटी भी है, एक इंडिपेंडेंस भी है, इंटरडिपेंडेंस भी है, और डिपेंडेंसी भी होती है बचपने में. इट्स अबाउट दैट, इट्स अबाउट ग्रोथ. तो हम वी आर मूविंग फॉरवर्ड, इट्स अबाउट दोज थिंग्स. बहुत ज़बरदस्त लकी अली साहब, आप ने हमें वक्त दिया, इतने इत्मीनान से बात करी. इट हैज़ बीन वेरी नाइस टू स्पीक टू यू. आई रियली एंजॉयड दिस कॉन्वर्सेशन सर. थैंक यू वेरी मच सर, एंड इट्स माय प्लेजर. तो उम्मीद करता हूं कि आपको लकी अली के साथ लिया गया इंटरव्यू अच्छा लगा होगा. प्लीज़ अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कंटेंट को अपने दोस्तों परिजनों के साथ शेयर कीजिए. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. नमस्ते.